हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं सिर्फ जय की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि लास्ट में हमने PYQ सॉल्व किए थे, आई होप आपने उनको देखा होगा। चीज़ों को जो इम्पॉर्टेंट होगा उन्हें आपने एक जगह नोट कर लिया होगा। वन लाइनर में नोट ज़रूर बना लीजिए। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि जिसको भी नोट्स चाहिए, नोट्स जैसे कि हम लोगों का फूड साइंस, न्यूट्रिशन साइंस लगभग चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। कुछ चीज़ें हम लोगों की रह गई हैं, तो वो चीज़ें हम एक दो दिन में कवर कर लेंगे, एक दो क्लास लेके कवर कर लेंगे। जिसको भी कंबाइंड नोट चाहिए, जैसे कि हम लोग ने सिलेबस भी डिस्कस किया हुआ था कि जो TGT का सिलेबस है वो अलग है, PGT का सिलेबस अलग है और नेट का सिलेबस अलग है। तीनों सिलेबस अलग अलग हमारे हैं। जो TGT का सिलेबस है, कुछ चीज़ें कुछ मेंशन हैं उसमें, एक दो टॉपिक हैं जो TGT में ऐड है, वो PGT में नहीं है। जो PGT में एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो TGT में नहीं है। बाकी तो तीनों का लगभग सिलेबस सेम है, लेकिन एक दो टॉपिक हैं जो TGT में है वो PGT में नहीं है, जो नेट में है वो चीज़ें PGT में नहीं है। तो आपको सारी चीज़ें क्लियर करनी है, पढ़नी है। जो हमारा लेवल रहेगा पढ़ने का UGC नेट का ही रहेगा, क्योंकि जो TGT PGT का जो पैटर्न हो रहा है एग्ज़ाम का, वो कथन और कारण से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले क्या होता था, सेम एक लाइन में क्वेश्चन आते थे, सिंपल वे में आ जाते थे, एक लाइन में आपको टिक करना होता था। लेकिन अब चार चार ऑप्शन आते हैं, मैचिंग करने के लिए आता है, कथन कारण करने के लिए आता है। जैसे हमारा नेट का पेपर होता है, सेम वैसा ही पेपर TGT PGT का भी हो गया है। तो आपको जो सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए वो डीप नॉलेज होना चाहिए सारी चीज़ें। जैसे कि हम लोगों ने कहा था, जो हमारे बच्चे होम साइंस के हैं, जो सिर्फ मतलब होम साइंस के बच्चे हैं, वो मुझे YT या टेलीग्राम पे मैसेज कर दें, तो उसका हम लोगों का जो होम साइंस वाले बच्चे हैं उनका एक सेपरेट अलग ग्रुप बनाएंगे। उसमें सारे PDF जो YT पे हैं वो तो मैंने पोस्ट कर दिए हैं PDF, लेकिन जिसको कंबाइंड चाहिए सारे PDF एक साथ, तो आप एक साथ प्रिंटेबल फॉर्म पे निकाल के जो इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे ईयर है, नाम है, ये सारी चीज़ें आप वन लाइनर में लिख लीजिए, तो आपको एग्ज़ाम टाइम पे इजी होगा। तो आप अगर अभी से साथ के साथ लेके चलेंगे तो आपका हो जाएगा। जैसे कि मे भी दिसंबर में कंडक्ट हो सकता है आपका TGT PGT का एग्ज़ाम, तो आप उसी के अनुसार तैयारी कीजिए कि दिसंबर यानी कि नवंबर से पहले ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। नवंबर जो एक महीना है, वो आप एक महीना 15 से 20 दिन या 25 दिन जो भी हो, वो आप अपने रिवीज़न के लिए टाइम दीजिए। रिवीज़न के लिए एक महीने का टाइम होना ही चाहिए, तो रिवीज़न के लिए आप एक महीने का टाइम दीजिए और अक्टूबर लास्ट तक आप सिलेबस अपना कोशिश करिए कंप्लीट हो जाए। तो हम लोग क्लास लेके जो सिलेबस होगा हम लोगों का लगभग कंप्लीट कर लेंगे। हम लोग जो रह जाएगा वो PYQ से कर लेंगे। जिसको नोट चाहिए वो मुझे एक बार मैसेज कर दें, तो हम टेलीग्राम पे अलग होम साइंस वाले बच्चों का अलग ग्रुप बनाएंगे, सेपरेट बनाएंगे। उसमें जितनी भी लर्निंग वाली चीज़ें होंगी, जैसे हम लोगों के नोट्स हैं, PDF हैं, वीडियो हैं, जो शॉर्ट्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो भी बनते हैं, वो भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी। एक जगह सारी चीज़ें होंगी तो आपको पढ़ने में ईजी होगा। जैसा कि हम लोगों ने जो होम मैनेजमेंट है, होम मैनेजमेंट के काफ़ी टॉपिक कर चुके हैं, चीज़ें कवर कर चुके हैं। आज जो है एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोगों ने ऑब्जेक्ट होम साइंस के पढ़ लिए थे, गृह प्रबंधन की समझ विकसित करना, परिभाषा और दर्शन है, परिभाषा दर्शन है। इतिहास हम लोगों ने पढ़ लिया था होम साइंस का। उद्देश्य हमने पढ़ लिए थे होम साइंस के, प्रबंधन की प्रक्रिया, संसाधन, गृह प्रबंध की भूमिका और आधुनिक प्रासंगिकता, संपूर्ण प्रेजेंटेशन, परीक्षण में तैयारी, मूलभूत समझ, ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई थी। गृह प्रबंधन का परिचय, गृह प्रबंधन घर को सुचारू रूप से चलाने की कला और विज्ञान है। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो होम मैनेजमेंट है यानी कि जो गृह प्रबंध है, गृह प्रबंध जो हमारा होता है वो कला प्लस विज्ञान, कला और विज्ञान का सम्मिलित रूप होता है। जैसे चीज़ हमारी क्लियर हुई थी। जैसे कि
जैसे कि दिया हुआ है ग्रास एवं कैंडल, तो ग्रास कैंडल एक ही हैं। ग्रास एवं कैंडल के अकॉर्डिंग आपको डिफिनीशन याद करनी पड़ेगी। पी देवदास हैं, जस्ट अ मिनट। जैसे कि ग्रास और कैंडल की परिभाषा, ग्रास और कैंडल एक ही हैं। पी देवदास, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था होम मैनेजमेंट में कि गृह प्रबंधन को, यानी कि गृह प्रबंधन को बांध की तुलना किससे की थी? गृह प्रबंधन को बांध से तुलना किसने की थी? तो याद करिए, पी देवदास ने की थी। ये चीज़ें हम लोगों ने याद करी थी। एक्शन ऑफ साइकिल किसने कहा था गृह प्रबंधन को? ये चीज़ें हमने क्लियर की थी। जो गृह प्रबंधन होता है उसको व्यवहारिक ज्ञान किसने कहा है? ये सारी चीज़ें हमारी क्लास में डिस्कस हो चुकी थी, एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। गृह प्रबंधन की प्रकृति कैसी होनी चाहिए हम पढ़ चुके थे कि कला और विज्ञान का संयोजन होता है, परिवार की आवश्यकताओं पर केंद्रित होता है, संपूर्ण और समन्वित प्रक्रिया होती है। ये चीज़ें पढ़ चुके थे। दर्शन पढ़ चुके थे, फिलॉसफी होम मैनेजमेंट का मानवतावादी दृष्टिकोण होता है, भौतिकवादी परिवार की भलाई पर केंद्रित, संसाधन प्रबंधन पर केंद्रित होता है, होम मैनेजमेंट व्यवहारिक अनुप्रयोग होता है, सदस्यों की शांति और कल्याण। होम मैनेजमेंट यानी कि गृह प्रबंधन, यानी कि जो घर के काम होते हैं वो व्यवस्थित ढंग से होंगे तो घर पे क्या होगा? शांति का माहौल होता है। वैज्ञानिक और तार्किक पद्धति, नैतिक मूल्यों का महत्व, दोनों दृष्टिकोण का संतुलन से क्या समझ रहे हैं कि ये कला और विज्ञान दोनों है। क्या है? कला और विज्ञान का सम्मिलित रूप होता है होम मैनेजमेंट। ये चीज़ें पढ़ चुके थे। गृह प्रबंधन की अवधारणाएं कौन कौन सी हैं? जैसे कि हमने संसाधन में पढ़े थे, जो मानव संसाधन होते हैं, जो गृह प्रबंधन की अवधारणाएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि जो गृह प्रबंधन की अवधारणा होती हैं, गृह प्रबंधन की अवधारणाएं जो होती हैं वो मानव संसाधन है, भौतिक संसाधन, सामाजिक संसाधन, कौशल और ज्ञान। 4 स्तंभ होते हैं, यानी कि जो कॉन्सेप्ट होता है उसके कितने स्तंभ होते हैं? तो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से हैं आपको याद करना पड़ेगा। जैसे मानव संसाधन में हम लोगों ने पढ़ा था, जो मानव संसाधन में 2 होते हैं, मानवीय संसाधन और अमानवीय। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी, आपको याद होगा। मानवीय संसाधन, जैसे कि इसमें क्या आ जाएगा? जो मानवीय साधन है, जैसे कि ज्ञान हम लोगों ने पढ़ा, ज्ञान, कौशल पढ़ा था हम लोगों ने, ऊर्जा, ये चीज़ें पढ़ी थी। ये जो मनुष्य के अंदर निहित हैं उसे मानवीय संसाधन कहते हैं। जो मनुष्य के अंदर जो बाहर की चीज़ें हैं, जो चीज़ें हमें दिख रही हैं वो अमानवीय साधन, जैसे पेन, पेंसिल, यानी कि जिसे छुआ जा सके, देखा जा सके, वो अमानवीय साधन है। जिसे ना छुआ जा सकता है ना देखा जा सकता है, वो मानवीय संसाधन होता है। भौतिक संसाधन क्या होते हैं? भौतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं? भौतिक ऐसे संसाधन होते हैं, इसमें जैसे धन है, क्या चीज़ें आ गई? जैसे धन हो गया, घर हो गया,
उपकरण हो गए, उपकरण मतलब टूल्स हो गए, जो उपकरण हो गए, और वस्तुएं भी शामिल होती हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, जो भौतिक संसाधन हो जाते हैं, जो भौतिक चीज़ें हैं, जैसे धन हो गया आपका, घर हो गया, उपकरण हो गए, जैसे घर पे आप कोई भी काम करते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन का यूज करना, मिक्सी है, ग्राइंडर है, इसका यूज करना, वस्तुएं हो गई। सामाजिक क्या हो जाएगा, सामाजिक साधन में सामाजिक संसाधन कौन कौन से आ जाएंगे, सामाजिक संसाधन आ जाएंगे हमारे, जैसे कि पार्क हो गए, इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, जैसे पार्क हो गए, स्कूल हो गए। एग्जाम्पल पूछा जाता है कि भौतिक संसाधन के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। जो मानव संसाधन होते हैं, मानवीय संसाधन के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए, एग्जाम्पल पूछा जाता है। जैसे सामाजिक संसाधन में पार्क हो गया, स्कूल हो गया, पार्क, स्कूल, और जैसे हॉस्पिटल हो गए यानी अस्पताल हो गया, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आ जाएंगी, ये सामाजिक संसाधन है, जिसका मतलब पार्क है सभी लोग यूज करेंगे, स्कूल है, अस्पताल है, ये सारी चीज़ें। कौशल और ज्ञान, कौशल और ज्ञान के अंतर्गत क्या आ जाएगा, कौशल और ज्ञान ये होता है, ये किसी कार्य को कुशलतापूर्वक करने की व्यक्तिगत क्षमता होती है। कौशल और ज्ञान क्या होगा, जैसे कि आपका जो कौशल होगा, आपका जो ज्ञान होगा, वो हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग कौशल होते हैं, अलग अलग ज्ञान होता है। तो अपने अकॉर्डिंग, एनर्जी के अकॉर्डिंग, जो आपकी एनर्जी है, जो आपका ज्ञान है, नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग काम को पूरा करना। जैसे ये किसी कार्य को कुशलतापूर्वक, आप किसी काम को कैसे कितना कुशलतापूर्वक कर सकते हैं, ये आपके ज्ञान पर डिपेंड करता है, ये आपके कौशल पर डिपेंड करता है कि आप किसी काम को कितने अच्छे ढंग से कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। सबका जो कौशल होगा, ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, हर चीज़ में अलग अलग होगा। किसी को मेडिकल लाइन का नॉलेज होगा, किसी को टीचिंग का होगा, हर चीज़ का अलग अलग नॉलेज होता है, अलग अलग कौशल होता है। तो आप अपने काम को कितने बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ये आपके कौशल और आपके ज्ञान पर डिपेंड करता है। समझ गए होंगे। गृह प्रबंधन के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, जैसे संसाधनों का उचित और प्रभावी उपयोग। जो संसाधन हमारे जितने भी हमने बताया, भौतिक संसाधन, मानव संसाधन, मानव के अंतर्गत ही दो आते हैं, ये आप याद रखिए। जो मानव संसाधन के अंतर्गत ही दो आते हैं, मानवीय, अमानवीय, ये चीज़ आप याद रख लीजिए। बस आप सिंपल याद कर लीजिए कि जो मानवीय संसाधन है, मानवीय अमानवीय से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सिर्फ इतना एक लाइन में याद कर सकते हैं कि जो मानवीय संसाधन होते हैं, जो मानवीय संसाधन होते हैं, वो क्या हैं, वो मानव के अंदर, जो मानव में निहित हों, जो मानव में निहित हों, क्या होते हैं, जो मानव में निहित हों, जो मानव में निहित है, वो मानवीय संसाधन। जिसे न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, वो मानवीय संसाधन है। और जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, अमानवीय संसाधन है। इतना आप एक लाइन में याद कर सकते हैं। समय और ऊर्जा का प्रबंधन, जो समय और ऊर्जा का प्रबंधन, यानी कि परिवार की खुशहाली, कल्याण, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए किया जाता है। परिवार की खुशहाली और कल्याण, जैसे गृह प्रबंधन के उद्देश्य संसाधनों को सुव्यवस्थित उपयोग, समय ऊर्जा प्रबंधन, परिवार कल्याण, घरेलू कार्यों को सुसंगठित संचालन, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना होता है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, जो कंट्रोलिंग होती है, प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये सारी चीज़ें हमने क्लियर की थी। परिवार की आवश्यकताएं, जो परिवार की आवश्यकताएं होती हैं, वो क्या क्या हो सकती हैं। परिवार की आवश्यकताएं, जैसे कि परिवार की जो आवश्यकताएं होती हैं, जो अवधारणाएं होती हैं, इसके 4 कॉन्सेप्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 4 होते हैं। सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। 4 कौन कौन से हैं। आवश्यकताएं वर्णन, ये क्या होती हैं, जो आवश्यकताएं वर्णन होती हैं, ये अनिवार्य चीज़ें होती हैं। ये कौन सी चीज़ें होती हैं, अनिवार्य चीज़ें होती हैं। जैसे कि अनिवार्य में क्या हो जाएगा, भोजन,
पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो आवश्यकताएं हैं वो अनिवार्य आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं। तो अनिवार्य आवश्यकताएं में आ जाएगा भोजन, आ जाएगा आपका भोजन, आ जाएगा कपड़ा, आ जाएगा भोजन, कपड़ा और मकान। मकान आ जाएगा, भोजन, कपड़ा और मकान, ये चीज़ें आ जाएंगी। इनके बिना क्या है, जो अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं इनके बिना मनुष्य नहीं रह सकता है। इच्छाएं वर्णन से आप क्या समझते हैं, ये वो चीज़ होती हैं जो अनिवार्य नहीं होती हैं। जैसे कि पूछा जाता है जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं वर्णन है, जो इसके एग्जाम्पल आप क्या समझ सकते हैं। ये जो इच्छाएं होती हैं इच्छाएं हैं, ये अनिवार्य नहीं है। जैसे कि कार है, महंगे गिफ्ट्स हैं, फ़ोन है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारी इच्छा हैं। जैसे कार हो गई, ये हमारा अनिवार्य नहीं है कि हमें गाड़ी चाहिए या हमें फ़ोन चाहिए। जैसे कार हो गए, मोबाइल फ़ोन हो गए, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कार हो गए, मोबाइल हो गया, जैसे महंगे फ़ोन हो गए, आरामदायक, यानी कि जो विलासितापूर्ण चीज़ें होती हैं, जो विलासितापूर्ण चीज़ें होती हैं वो इच्छाएं हैं, हमारी इच्छा है लेकिन अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य क्या है हमारे लिए, भोजन है, कपड़ा है और मकान होता है। ये सारी चीज़ें अनिवार्य में आती हैं और ये इच्छाओं में ही आती हैं, जो ये हमारी इच्छाएं हैं। महंगे गिफ्ट लेना, महंगे मोबाइल लेना, कार लेना, गाड़ी लेना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, जीवन के मानक क्या होते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंतर्गत क्या चीज़ें आ जाएंगी, इसके अंतर्गत चीज़ें आ जाएंगी। जैसे कि आय आ जाएगी आपकी, शिक्षा आ जाएगी, आय हो गया, शिक्षा हो गए, आय हो गया, शिक्षा हो गई। आय, शिक्षा और सुविधाओं पर निर्भर करता है। यह किसी परिवार के रहने के स्तर को दर्शाता है, यानी कि जो जी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है, आप ये किसी के रहने का स्तर बताता है कि आप कैसे रह रहे हैं, आपकी आय क्या है, आय के अनुसार आपका स्टैंडर्ड होगा। आपकी एजुकेशन क्या है, जैसा आपका एजुकेशन होगी वैसे ही आपकी लिविंग, मतलब वैसे आपका रहने का ढंग होगा। जो आप इसमें आय भी डिपेंड करता है, शिक्षा भी डिपेंड करती है कि आय और शिक्षा जी, यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो आय और शिक्षा आप बता सकते हैं। परिवार कल्याण क्या होता है, परिवार कल्याण क्या होता है, इसका अर्थ पूरे परिवार की भलाई और खुशहाली है। मतलब कि पूरे परिवार की भलाई और मतलब कल्याण पर इसकी जिम्मेदारी होती है। जैसे कि इसमें स्वस्थ क्या आ जाएगा, इसके एग्जाम्पल आप ज़रूर याद कर लीजिए। जैसे कि इसके अंतर्गत आ जाएगा स्वस्थ, स्वस्थ आ जाएगा, शिक्षा, शिक्षा आ जाएगी। परिवार के सभी सदस्यों को एक बेहतर जीवन देना, यानी परिवार के लिए, परिवार में आपके जितने भी सदस्य हैं सबके स्वास्थ्य के बारे में, सबकी शिक्षा के बारे में, सभी लोग खुश हैं, ये सारी चीज़ें परिवार कल्याण के अंतर्गत आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारा है हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट। हम लोग पढ़ चुके थे, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि 1880 मारिया पार्लो ने गृह प्रबंधन की शब्द, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो गृह प्रबंधन गृह जो प्रबंधन है इसकी सब, मतलब गृह प्रबंधन को सबसे पहले किसने पहचाना था, किसने पहचान दी थी गृह प्रबंधन को, तो किसने दी थी, मारिया पार्लो ने। कब दी थी, 1880 में। ये चीज़ें आप याद कर लीजिए, सन, ईयर याद कर लीजिए, नाम याद कर लीजिए, ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिए। 1880 में मारिया पार्लो ने गृह प्रबंधन की शब्दावली दी थी। जैसे कि महामुनीसा पहली गृह प्रबंधन की पुस्तक, पूछा गया क्वेश्चन है, जो द साइंस ऑफ द होम, जो एक बुक का नाम है, ये बुक का नाम है हमारे द साइंस ऑफ द होम। इस बुक के राइटर कौन है, महामुनीसा। ये पहली गृह प्रबंधन की पुस्तक थी। ये सारी चीज़ें आप ये सारी चीज़ें याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है।
1900 से 1920 गृह प्रबंधन के औपचारिक अध्ययन अनुसार शुरू किया गया था। 1950 से 1970 के बीच औद्योगिकरण और शहरीकरण से घरेलू परिवर्तन। 1980 में वर्तमान यानी तकनीकी प्रगति में नए प्रबंधन उपाय किए गए थे। ये सारी चीज़ें याद कर लीजिए, ईयर याद कर लीजिए, नाम याद कर लीजिए। जैसे कि गृह प्रबंधन के विकास क्या होता है, जो गृह प्रबंधन होता है उसका विकास कैसे कर सकते हैं। जैसे कि औद्योगिकरण, शहरीकरण। औद्योगिकरण, शहरीकरण से आप क्या समझते हैं? जीवन शैली, कार्य संस्कृति और घरों के आकार में बदलाव। जीवन, कौन कौन एग्जाम्पल लिख लीजिए। जीवन शैली, जीवन शैली, कार्य संस्कृति, घरों के आकार का बदलाव, यानी संस्कृति और घरों के आकार में बदलाव, इसके अंतर्गत आ जाएगा औद्योगिकरण और आकार में बदलाव। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। शिक्षा और गृह विज्ञान प्रसार क्या होता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रबंधन कौशल का विकास, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रबंधन कौशल का विकास इसके अंतर्गत आ जाएगा। तकनीकी प्रगति और नए उपकरण। घरेलू कार्यों में समय और श्रम की बचत, यानी कि घरेलू जो कार्य होते हैं उनके जो पेन पेंसिल तकनीक है, औपचारिक और अनौपचारिक जो हमारी तकनीक है, यानी जो वर्क सिंप्लीफिकेशन होता है, वर्क सिंप्लीफिकेशन में काफ़ी औपचारिक या अनौपचारिक दो चीज़ें होती हैं, दो टेक्निक से हम लोग करते हैं। उनका यूज करके आप क्या करेंगे? अपने समय को, यानी कि घरेलू कार्यों में समय और श्रम की बचत की जा सकती है। पारिवारिक संरचनाओं में परिवर्तन। पारिवारिक संरचनाओं में परिवर्तन यानी संयुक्त परिवार में एकल परिवार की ओर बदलाव हो रहा है। जैसे कि संयुक्त परिवार से लोग क्या कर रहे हैं? संयुक्त परिवार से एकल परिवार में आजकल रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, यानी संयुक्त परिवार से एकल परिवार में परिवर्तन हो रहा है। परिवार संरचनाओं में परिवर्तन, यानी कि पहले संयुक्त परिवार में लोग रहना पसंद करते थे, अब चीज़ें बदल रही हैं। एकल परिवार मतलब पति पत्नी और बच्चे। संयुक्त परिवार में क्या होता है? दादा बाबा, चाचा चाची सब लोग रहते हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है? संयुक्त परिवार से एकल परिवार में परिवर्तन हो रहा है। गृह प्रबंधन कला और विज्ञान, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो गृह प्रबंधन होता है वो कला और विज्ञान दोनों होता है। तो कला के रूप में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? ये सारी चीज़ें कला के अंतर्गत आ जाएंगी। जैसे कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी कला के अंतर्गत? जैसे कि व्यवस्थित कृतियाँ होती हैं, कार्यों को सुंदर और योजनाबद्ध तरीके से करना कला ही है, यानी कि किसी कार्य को आप सुनिश्चित और योजना तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये आपके अंदर एक कला है, तब ये सारी चीज़ें मैनेज हो पाएंगी। रचनात्मक क्या हो सकता है? घर की सजावट और कार्यों में नए विचार, यानी कि घर के सजावट आप कैसे कर सकते हैं, और घर की सजावट और कार्यों में नए विचारों में परिवर्तन, ये चीज़ें आ जाएंगी। अनुभव और कौशल क्या है? समय के साथ सीखे गए हुनर का इस्तेमाल करना। सारी चीज़ें, ये जो जितनी चीज़ें हैं कला के अंतर आ जाएंगी, यानी कि व्यवस्थित कृतियाँ, आप घर को कैसे मैनेज करके रखते हैं, चीज़ों को कैसे संभाल कर रख सकते हैं, ये क्रिएटिविटी आ जाएगी। क्रिएटिविटी मतलब घर को आप कैसे सजा सकते हैं, कौन से सामान को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये सारे कला के तत्व, ये कला के अंतर्गत ही आ जाएंगे। जैसे कला और विज्ञान दोनों हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा कि जो हमारा होम मैनेजमेंट है, कला और विज्ञान,
कला प्लस विज्ञान है, ये चीज़ें हमने अभी पढ़ी, कला और विज्ञान है। तो कला के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे व्यवस्थित कृतियाँ, यानी कि आप घर को कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। रचनात्मक क्रिएटिविटी, ये आ जाएगी कला के अंतर्गत, कि आप घर को एक्टिव मतलब जो आपकी क्रिएटिविटी है, घर को कैसे आप सजा सकते हैं, कौन से सामान को कैसे मैनेज करके रख सकते हैं, ये आपके कला पे डिपेंड है। दोनों का समन्वय विज्ञान पे, जैसे कि ये कला का हो गया, अगर आप विज्ञान का नॉलेज है तो विज्ञान के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित और तार्किक, यानी सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल, हर काम को नियम और तर्क के साथ करना, मतलब हर काम को क्या करेंगे, नियम और तर्क के साथ करेंगे। इसमें सिद्धांत आधारित, यानी थ्योरी बेस होना चाहिए, कोई भी चीज़ की थ्योरी बेस होनी चाहिए। गृह विज्ञान के नियम और सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। सामाजिक मूल्य आने चाहिए आपको, सामाजिक मूल्य, परिवार और समाज के नैतिक मूल्यों पर ध्यान देना चाहिए। भौतिक विज्ञान कैसे हो सकता है, घर के संसाधन और उपकरणों का वैज्ञानिक उपयोग करना आना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारी आ जाएंगी विज्ञान के अंतर्गत, यानी ये सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी, विज्ञान के अंतर्गत, और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी कला के अंतर्गत। ये चीज़ें आप याद कर लीजिए। संसाधन जैसे अभी हमने पढ़ लिए हैं कि अभी मानव संसाधन में कौन कौन से आ जाएंगे, मानवीय संसाधन जैसे अभी हमने पढ़े, मानवीय और अमानवीय, ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं अभी, ये चीज़ें पढ़ी हैं। तो मानवीय में आ जाएगा जैसे ज्ञान, कौशल और एनर्जी, यानी कि ऊर्जा। ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, ऊर्जा मतलब आपके अंदर कितनी एनर्जी है, कितनी मतलब आप कितने कैपेबल हैं किसी काम को करने के लिए। मानवीय के अंदर, यानी कि मानवीय ऐसे संसाधन हैं जो मनुष्य में निहित हैं, न देखा जा सकता है न छुआ जा सकता है। जो अमानवीय संसाधन होते हैं, अमानवीय में आ जाएंगे जैसे पेन है, पेंसिल है, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। गैर मानव संसाधन, सामुदायिक विकास क्या होता है, समझ लिया, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं, नॉन ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं। अमानवीय और मानवीय संसाधन, जो सामुदायिक संसाधन होते हैं, ये कौन से होते हैं, जो सामुदायिक संसाधन होते हैं, इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं कौन कौन से होते हैं इसके। सामुदायिक संसाधन क्या होता है, समाज द्वारा मिलने वाली सुविधाएं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा समाज द्वारा मिलने वाली सुविधाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, पार्क हो सकता है, स्कूल हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तकनीकी संसाधन कौन कौन से आते हैं, जैसे कि इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका इंटरनेट आ गया, क्या आ जाएगा, इंटरनेट आ जाएगा आपका, इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, मिक्सी हो गया, ग्राइंडर हो गया, जो आप मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो सारी चीज़ें यूज करके आप अपने जो घरेलू काम होते हैं उनको पूरा कर सकते हैं। संसाधन प्रबंधन यानी रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ते हैं कि जो समय प्रबंधन होता है, टाइम मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत आ जाएगा टाइम मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, 3 चीज़ें आ जाएंगी, टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा, एनर्जी मैनेजमेंट आ जाएगी और मनी मैनेजमेंट। कैसे आ जाएगा, जैसे कि दैनिक कार्यों के लिए समय का, जो दैनिक कार्य हैं उनको आप व्यवस्थित कीजिए। हमारे जो दैनिक कार्य क्या होते हैं उनको, उनकी क्या होता है, समय सारणी बनाना। जो दैनिक कार्य होते हैं उनकी एक समय सारणी बनाइए
और जो अवरोध आ रहे हैं उनको पहचानना और समय प्रबंधन की कार्यों में संतुलन का मूल आधार होता है। यानी कि दैनिक कार्यों के लिए समय का विभाजन करना और समय सारणी बनाना, यानी कि जो दैनिक कार्य होते हैं, डेली के जो कार्य होते हैं, उनका एक सारणी बनाना। यह परिवार के कार्यों में संतुलन बनाए रखता है। क्या करता है, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट होता है तो जो परिवार के कार्य होते हैं उनमें बैलेंस बना रहता है। एनर्जी मैनेजमेंट क्या होता है? एनर्जी मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं? शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को नियंत्रित करना, यानी कि शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को नियंत्रित करना, विश्राम और धारणा करना, तनाव प्रबंधन और कौशल विकास करना। ऊर्जा प्रबंधन दौरान कार्यों का सफल संचालन किया जाता है। जैसे कि क्या हो जाएगा, शारीरिक और मानसिक, यानी कि शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को नियंत्रित करना, विश्राम करना, तनाव प्रबंधन को कम करना। यानी कि ऊर्जा में आप कितना काम कर रहे हैं, जैसे कि 1 घंटा अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको आधे घंटे का रेस्ट चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको रेस्ट चाहिए, आपकी एनर्जी आएगी तब आप दूसरे काम को अच्छे ढंग से कर सकेंगे। लगातार चीज़ों को काम करते करते रहने में क्या हो जाएगी, जो काम की वैल्यू होगी वो घट जाएगी। लगातार काम करने से क्या होगा, जो भी आप काम कर रहे हैं, काम करने की वैल्यू घटती जाएगी। इसलिए काम करने के बाद विश्राम ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि आपको जब विश्राम करेंगे, विश्राम के दौरान क्या होगी, एनर्जी आएगी। जब आप वापस से काम करेंगे तो क्या होगी, जो काम करने की वैल्यू होगी वो बढ़ जाती है। लगातार काम करने से काम करने की जो वैल्यू होती है वो घट जाती है। अगर आप विश्राम के बाद काम करते हैं तो जो काम करने की वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। याद कर लीजिए। मनी मैनेजमेंट क्या होता है? आय और व्यय का आकलन करना, बजट बनाना, खर्चों पर नियंत्रण रखना और बचत निवेश करना। यानी कि आपकी आय कितनी है, आपकी आय कितनी है और व्यय कितना कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप 200 रुपये की आय है और आप 300 रुपये खर्च कर रहे हैं। आय और व्यय का संतुलन बनाना चाहिए, उसका एक बजट बनाना चाहिए। आय और व्यय का आकलन करें, आप अपनी आय का और व्यय का आकलन करें, एनालिसिस करें कि आपकी आय कितनी है और आपका व्यय कितना हो रहा है। खर्चों पर नियंत्रण, अगर एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं, कहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, यानी कि खर्च हमें वहीं करने चाहिए जहाँ हमें लगे ज़रूरत है। खर्चों पर नियंत्रण करना चाहिए। बचत और निवेश करना चाहिए। धन प्रबंधन की आर्थिक सुरक्षा और विकास का आधार होता है। यानी कि अगर आप धन बचा रहे हैं, बजट बना रहे हैं और आपका धन बच रहा है तो क्या होगा, जो आर्थिक सुरक्षा और विकास होगा, मतलब कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है उसको आप सुरक्षित, मतलब कि जैसे कि आपके पास कुछ पैसा होगा, धन होगा, तो जो एकदम से जो परेशानी आ जाती हैं वो आप दूर कर सकते हैं और विकास का आधार होता है। एक लाइन में आप लिख सकते हैं कि जैसे समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं, तो आप एक लाइन में लिख सकते हैं टाइम मैनेजमेंट कि जैसे कि दैनिक कार्यों करने के लिए समय का विभाजन करना और समय सारणी बनाना, एक लाइन में लिख सकते हैं। और ऊर्जा एनर्जी यानी कि ऊर्जा प्रबंधन को आप एक लाइन में कैसे लिख सकते हैं, शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को नियंत्रित करना। ये सारी चीज़ें धन प्रबंधन में क्या एक लाइन में लिख सकते हैं, आय और व्यय का आकलन करना, बजट बनाना, खर्चों पर नियंत्रण और बचत करना। ये सारी चीज़ें एक लाइन में आप लिख सकते हैं। ज्ञान और कौशल से आप क्या समझते हैं? ज्ञान और कौशल क्या होता है? सूचना और समझ से क्या है, विज्ञान के आधारभूत तत्व होते हैं। दक्षता क्या होती है, यानी कि दक्षता यह आवश्यक कार्यों को कुशलतापूर्वक करने में मदद करती है। अभ्यास क्या होता है, सतत प्रशिक्षण और कौशल विकास। अभ्यास क्या होता है, यानी कि आप लगातार किसी चीज़ को सीख रहे हैं, सीख के कर रहे हैं, तो शिक्षण और कौशल का विकास होता है। डिसीजन मेकिंग क्या होता है? डिसीजन मेकिंग हम लोग पढ़ते हैं। डिसीजन मेकिंग क्या होता है?
डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय निर्माण और प्रबंधन प्रक्रिया। डिसीजन मेकिंग क्या होता है? डिसीजन मेकिंग से आप क्या समझते हैं? डिसीजन मेकिंग और मैनेजमेंट प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट प्रोसेस, इसको चीज़ों को समझ लेते हैं। यह व्यवहारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विकल्पों का मूल्यांकन और चयन का आधार होता है। विकल्पों का मूल्यांकन क्या होता है? जैसे कि निर्णय निर्माण गृह प्रबंधन के मूलभूत की दर्शन है। यह परिवार की आवश्यकताओं की भूमि पर 3 विकल्पों का मूल्यांकन और अभ्यास विकल्प का चयन करता है। जैसे कि यह पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विकल्पों का मूल्यांकन चयन करने का आधार होता है। प्रबंधन प्रक्रिया के 5 चरण होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था। जो मैनेजमेंट होता है यानी कि प्रबंधन प्रक्रिया जो होती है, योजना बनाना, संगठन, क्रियान्वयन, नियंत्रण और मूल्यांकन, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्क्राइब कर चुके हैं कि योजना बनाना क्या होता है, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग और एवल्यूशन, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। एक बार आप देख लीजिए। इन 5 चरणों में गृह प्रबंधन की सफलता का आधार बनता है। ये 5 चीज़ें हैं, यानी कि योजना बनाना, संगठन करना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग, क्रियान्वयन और एवल्यूशन, ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिए। ये स्टेप भी आते हैं अरेंज करने के लिए, तो ये स्टेप पे हैं। जैसे 1 नंबर पे आएगा क्या है, प्रबंधन प्रक्रिया के जो 5 चरण होते हैं उनको अरेंज करने के लिए भी आ सकता है। यूजीसी नेट में अरेंज करने के लिए काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप बता सकते हैं योजना बनाना, संगठन, क्रियान्वयन, नियंत्रण, उसके बाद मूल्यांकन। मूल्यांकन हमने पढ़ा था, मूल्यांकन चीज़ें हमने पढ़ी थी कि जो मूल्यांकन होता है मूल्यांकन कितने टाइप का होता है, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी, इम्पॉर्टेंट था मूल्यांकन। जो मूल्यांकन होता है वो हमारा होता है सर्वोपरि मूल्यांकन। कौन सा होता है? सर्वोपरि मूल्यांकन कौन सा होता है? एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। सर्वोपरि मूल्यांकन, इवोल्यूशन, सर्वोपरि हो गया, और कौन सा था? एक सर्वोपरि हो गया, सविस्तार हो गया, सर्वोपरि हो गया, सविस्तार हो गया एक मूल्यांकन, सविस्तार मूल्यांकन। एक हमारा था सापेक्ष मूल्यांकन, सापेक्ष मूल्यांकन, सापेक्ष मूल्यांकन। एक था निरपेक्ष मूल्यांकन, निरपेक्ष मूल्यांकन, सापेक्ष मूल्यांकन, निरपेक्ष मूल्यांकन। एक था औपचारिक मूल्यांकन, औपचारिक मूल्यांकन, औपचारिक मूल्यांकन था। एक अनौपचारिक था। मूल्यांकन से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार आप और याद कर लीजिए। औपचारिक था, अनौपचारिक था, अनौपचारिक था एक क्या था, निर्माणात्मक मूल्यांकन था, यहाँ लिख लेते हैं, निर्माणात्मक था। निर्माणात्मक मूल्यांकन था। एक संकलनात्मक था, एक संकलनात्मक मूल्यांकन था। जो संकलनात्मक मूल्यांकन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। योगात्मक भी आ सकता है। एक एक करके समझते हैं। जैसे सर्वोपरि मूल्यांकन क्या होता है? जो सर्वोपरि मूल्यांकन होता है इसमें क्या होता है, ऊपरी तौर पर मूल्यांकन किसी चीज़ का करना। जैसे कि आपने मूल्यांकन किया, ऊपरी सरसरी निगाह एक बार डाल ली, ऊपरी तौर पर उस मतलब मूल्यांकन करना, ये हो गए। एक सविस्तार मूल्यांकन, सविस्तार क्या होता है, गहन अध्ययन करना। इस पे हम लोग क्या करेंगे, गहन अध्ययन, यानी कि किसी भी टॉपिक पे आप मान लीजिए कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हैं, मान लीजिए रिसर्च का एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसका गहन मूल्यांकन करना, एक एक चीज़ों को बारीकी से पढ़ना, उस चीज़ का मूल्यांकन करना। फिर नेक्स्ट हमारा है सापेक्ष मूल्यांकन। सापेक्ष मूल्यांकन क्या होता है?
जो सापेक्ष मूल्यांकन होता है ये क्या होता है? जो सापेक्ष मूल्यांकन होता है उद्देश्य और परिणाम, यानी कि आपके उद्देश्य क्या है, परिणाम क्या है, ये चीज़ों का दोनों का एक साथ मूल्यांकन करना सापेक्ष मूल्यांकन, उद्देश्य और मूल्यों का मूल्यांकन करना। निरपेक्ष मूल्यांकन क्या होता है? इसमें तुलना नहीं की जाती है, इसमें तुलना नहीं की जाती है। औपचारिक मूल्यांकन क्या होता है? जो औपचारिक होता है औपचारिक मूल्यांकन, अनौपचारिक मूल्यांकन। जो औपचारिक मूल्यांकन में क्या होता है? व्यक्ति निश्चित होता है, समय निश्चित होता है, संस्था निश्चित होती है, एक निश्चित तौर पर सिस्टमेटिक तरीके से किया गया मूल्यांकन औपचारिक मूल्यांकन कहलाता है। जो अनौपचारिक मूल्यांकन होता है इसमें व्यक्ति, संस्था, समय कुछ भी निर्धारित नहीं होता है, आप किसी भी समय किसी भी व्यक्ति पे मूल्यांकन कर सकते हैं। जो निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है ये क्या होता है? जो एक क्वेश्चन पूछा गया है सबसे बेस्ट मूल्यांकन क्या होता है, तो ये होता है निर्माणात्मक मूल्यांकन। कौन सा होता है? निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है, ये सबसे बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि निर्माण के जब आप किसी काम को कर रहे हैं, मान लीजिए कोई चीज़ आप प्लानिंग की, किसी काम को प्लानिंग करने के लिए आपने प्लानिंग किया, प्लानिंग के दौरान यानी कि निर्माण जो प्लानिंग कर रहे हैं काम के दौरान मूल्यांकन करना कि जैसे व्यक्ति काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, समय कितना लग रहा है, एनर्जी कितना लग रहा है, धन कितना लग रहा है, कितनी चीज़ें कैसे मैनेज हो रही हैं, या अत्यधिक समय लग रहा है लेकिन काम हमारा ठीक से नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ों का मूल्यांकन करना, उस पर सुधार करना। यानी कि मान लो अत्यधिक समय लग रहा है लेकिन काम आपका नहीं हो रहा है तो उस पर आप सुधार कर सकते हैं, उसको और बेहतर बना सकते हैं। निर्माण के दौरान किया गया मूल्यांकन को निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। सबसे बेस्ट मूल्यांकन होता है, पूछा गया क्वेश्चन है, पीजीटी में पूछा गया है कि सबसे बेस्ट मूल्यांकन कौन सा होता है, तो निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है। संकलनात्मक क्या होता है? संकलनात्मक को आप योगात्मक भी कह सकते हैं। योजना की समाप्ति पर किया गया मूल्यांकन क्या होता है? संकलनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? योजना, यानी कि आपने योजना बना ली, योजना बनाने के बाद आपने कार्य कर लिया, उसकी समाप्ति होगी, उसके बाद आप मूल्यांकन कर रहे हैं, उसके बाद जो मूल्यांकन किया गया उसे कहते हैं संकलनात्मक मूल्यांकन। जैसे कि पूछा गया क्वेश्चन है, जो ग्रास और कैंडल हैं, ग्रास और कैंडल दोनों एक ही व्यक्ति हैं, उन्हीं के नाम है। जो ग्रास और कैंडल है के अनुसार जो प्लानिंग होता है, उद्देश्य होता है, उसके स्टेप कितने होते हैं? तो उसके स्टेप कितने होते हैं हम लोगों ने पढ़े थे, 5 स्टेप होते हैं। कितने होते हैं? चल क्यों नहीं रहा? उसके कितने स्टेप होते हैं? 5 स्टेप हम लोगों ने पढ़े थे, 5 स्टेप हमने पढ़े थे। पूछा गया है कि सबसे पहले क्या करेंगे, आप समस्या लेंगे, समस्या आपकी क्या है, किस पर आप प्लानिंग करना चाहते हैं, समस्या आपने ली। समस्या लेने के बाद आपने क्या किया, बहुत सारे विकल्पों को आपने चुना। ये किसके अनुसार है? ग्रास और कैंडल, याद कर लीजिए, प्लानिंग के स्टेप हैं। पूछा गया है अरेंज करने के लिए यूजीसी नेट में, और हो सकता है टीजीटी पीजीटी में भी हो, क्योंकि पैटर्न चीज़ों का एग्ज़ाम का बदल गया है। तो जैसे कि आपने समस्या ली, समस्या लेने के बाद आपने क्या किया, बहुत सारे विकल्प आपने चुने, बहुत सारे आपने विकल्प ले लिए। विकल्पों को लेने के बाद क्या किया, आप सारे विकल्पों पे काम नहीं कर सकते हैं, तो जो आप सबसे बेस्ट विकल्प होगा, सबसे मतलब आपके समस्या के अकॉर्डिंग सबसे सुटेबल होगा, उस पर आप काम करना स्टार्ट करेंगे। तो उसमें समस्या ली, बहुत सारे विकल्प लिए, बहुत सारे विकल्पों को एक जगह अरेंज किया। अरेंज करने के बाद उन विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुनेंगे अकॉर्डिंग टू समस्या के अनुसार, आपकी समस्या के अनुसार एक विकल्प चुनेंगे, उस एक विकल्प पे आप काम करेंगे। उस एक विकल्प पे काम करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा लास्ट में, वो आपको मानना पड़ेगा। ये होता है ये ग्रास और कैंडल की प्लानिंग के स्टेप हैं। तो निर्माणात्मक आप समझ सकते हैं कि समस्या के दौरान, जैसे आपने समस्या ले लिया, ले लेने के बाद आपने बहुत सारे विकल्प लिए,
विकल्प लेने के बाद आपने उन सबसे जो विकल्प लिया है, सबसे बेस्ट जो होगा विकल्प उसको आप चुनेंगे। सारे विकल्पों पे काम नहीं कर सकते हैं, एक विकल्प पे काम किया जा सकता है। तो आपने विकल्प ले लिया, उसके अकॉर्डिंग आपने काम किया। अब उसके अकॉर्डिंग जो आप काम कर रहे हैं उसके दौरान मूल्यांकन किया जाना। जैसे आपने विकल्प को चुना, विकल्प को चुनने के बाद आपने काम शुरू कर दिया। जब आप काम कर रहे हैं उस काम के दौरान आप मूल्यांकन कर रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति कैसे काम कर रहा है, कितनी एनर्जी लग रही है, कितना धन लग रहा है किसी काम को करने के लिए। उसके बीच में आपका मूल्यांकन किया गया सबसे बेस्ट मूल्यांकन होता है, सर्वोपरि मूल्यांकन होता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन आप याद कर लीजिए, निर्माणात्मक मूल्यांकन जो होता है सबसे बेस्ट और अच्छा होता है। समझ गए होंगे चीज़ों को। ऑर्गेनाइज्ड मैनेजमेंट क्या होता है, इसको एक बार समझ लेते हैं। जो ऑर्गेनाइज्ड मैनेजमेंट होता है ये क्या होता है? योजना के अभ्यास और मूल्यांकन की प्रक्रिया में समन्वित कार्यकारिणी परिणाम को दर्शाता है। यानी योजना के अभ्यास और मूल्यांकन की प्रक्रिया का एक सम्मिलित रूप होता है। मैनेजमेंट प्रोसेस प्लानिंग, जैसे कि प्लानिंग हम लोग पढ़ चुके थे, एक बार पढ़ लेते हैं कि जो योजना बनाना होता है प्लानिंग होता है। प्लानिंग की स्टेज क्या होते हैं? लक्ष्य निर्धारण, परिवार की आवश्यकताओं का आकलन करने पर विचार, लक्ष्य तय करना, संसाधनों की पहचान, उपलब्ध धन, समय, ऊर्जा और सामग्री की पहचान, प्राथमिकताएं कौन कौन सी हो सकती, कौन से कार्य सबसे पहले करने हैं। यानी कि आप जब प्लानिंग कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, तो जो आपकी नीड होगी, यानी कि अभी हम लोगों ने पढ़े थे ना कि जो नीड कौन सी होती है, जो महत्वपूर्ण कार्य कौन से होते हैं, इम्पोर्टेंस क्या होती है, सबसे पहले आप वो काम करेंगे। कार्य का विभाजन, यानी कार्य का विभाजन क्या होता है? जस्ट अ मिनट। कार्य का विभाजन से आप क्या समझते हैं कि मैनेजमेंट प्रोसेस ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है? कार्य का विभाजन, इसका अर्थ परिवार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुल काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। यानी कि आपके जो भी काम हों उनको छोटे छोटे हिस्सों में आप क्या करेंगे? छोटे छोटे हिस्सों में बांटेंगे, छोटे छोटे हिस्सों में बांटेंगे। इसका अर्थ परिवार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यानी परिवार के जो लक्ष्य होंगे उनको प्राप्त करने के लिए आपके जो घर के काम होंगे उनको छोटे छोटे हिस्से में बांटेंगे और परिवार में दे देंगे कि तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, सारी चीज़ें। जिम्मेदारियां तय करना, जिम्मेदारियां तय करने से आप क्या समझते हैं? परिवार के सदस्यों की रुचि, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा? रुचि आ जाएगी, रुचि आ जाएगी, योग्यता आ जाएगी, योग्यता के अनुसार और क्षमता। यानी कि जिम्मेदारियां तय करना। आपने कार्यों का तो विभाजन कर लिया, फैमिली में कार्यों का विभाजन आपने कर लिया, लेकिन आप जिम्मेदारी देंगे किसको? जो रुचि के अनुसार, योग्यता के अनुसार, यानी कि कौन सा काम कौन सा व्यक्ति कर सकता है उसी के अनुसार आप कामों को देंगे। यानी रुचि के अनुसार देंगे, योग्यता के अनुसार और क्षमता के अनुसार। संसाधन समायोजन, जो संसाधन समायोजन होता है ये क्या होता है? संसाधन समायोजन से आप क्या समझते हैं? संसाधन जो समायोजन होता है, उपलब्ध मानवीय, जैसे अभी हमने पढ़े मानवीय संसाधन, अमानवीय संसाधन, ये सारी चीज़ें संसाधनों को काम के अनुसार सही तरीके से व्यवस्थित करना। यानी कि संसाधन का जो मानवीय संसाधन, अमानवीय संसाधन होते हैं उनको सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए, उसका समायोजन करना। परिवार समन्वय, परिवार समन्वय क्या होता है? काम को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए परिवार के सभी सदस्यों के प्रयासों और गतिविधियों को तालमेल बिठाना, परिवार समन्वय। प्रबंधन प्रक्रिया क्या होती है? मैनेजमेंट प्रोसेस, मैनेजमेंट प्रोसेस जो होता है ये हम कल पढ़ेंगे चीज़ों को। आई होप चीज़ें समझ गए होंगे आप। नियंत्रण और मूल्यांकन, ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी। प्रबंधन प्रक्रिया क्रियान्वयन,
नियंत्रण और मूल्यांकन, कंट्रोलिंग पढ़ चुके थे हम लोगों ने। प्रबंधन प्रक्रिया, क्रियान्वयन योजनाओं को व्यवहार में लाना, कार्यों का समय संपादन, टाइम मैनेजमेंट, जो टाइम मैनेजमेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट हम कल पढ़ेंगे। बाकी चीज़ें हमारी हो गई थी। ऊर्जा प्रबंधन, ये चीज़ें हमारी हो गई। टाइम मैनेजमेंट हम कल पढ़ेंगे चीज़ों को। आज जितनी भी चीज़ें आप एक बार हुई हैं तो आप रिवाइज कर लीजिए। जो प्लानिंग है, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, मतलब जो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्रोलिंग है, क्रियान्वयन है और एवोल्यूशन है, ये सारी चीज़ें हम लोग की हो चुकी हैं, डिटेल पे हो चुका है, तो आप उनकी भी क्लास ले लीजिए, देख लीजिए। और जो नोट्स हैं उनको एक बार आप देख लीजिए, और जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको भी साथ के साथ बनाते चलिए। आप जो सर्वोपरि मूल्यांकन होता है, जो छोटे छोटे नोट होते हैं, वो नोट डाल के आप एक एक लाइन में लिखते चलिए कि सबसे बेस्ट मूल्यांकन कौन सा होता है, निर्मात्मक मूल्यांकन होता है। एक्शन ऑफ साइकिल, होम मैनेजमेंट को किसने कहा है एक्शन ऑफ साइकिल, तो किसने कहा है, लिचफील्ड ने कहा है। जो होम मैनेजमेंट है वो बांध से तुलना किसने की है, तो पी देवदास ने की है। ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिए। जो होम मैनेजमेंट को व्यवहारिक ज्ञान किसने कहा है, कोडजिन ने कहा है। एक एक लाइन के एक एक क्वेश्चन बनाते चलिए। आप पीडीएफ के जो प्रिंटेबल फॉर्म पे हैं वो नोट्स निकाल लीजिए, उनका एक एक लाइन पे आप बनाते चलिए। जैसा कि मैं टेलीग्राम पे आप मैसेज करिए, वाईटी पे मैसेज करिए कि आपको जो भी नोट्स चाहिए, जैसे कि जो हम टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं उसको मैं तो रोज़ डेली पीडीएफ भेज देती हूँ, लेकिन कंबाइंड रूप में सारे मतलब नोट्स जो होते हैं एक जगह आपको चाहिए, तो आप वाईटी पे या तो टेलीग्राम पे आप मैसेज करिए। उस पर हम लोग एक सेपरेट होम साइंस का ग्रुप बनाएंगे। होम साइंस के ग्रुप बनाने के बाद जितने भी कंबाइंड नोट्स हैं हम लोगों की, जैसे टीजीटी में कुछ चीज़ें टॉपिक हैं जो पीजीटी में नहीं है, टीजीटी या पीजीटी का सिलेबस होम साइंस का, चाहे टीजीटी का हो, पीजीटी का हो या नेट का हो, कुछ चीज़ों में अंतर आ ही जाता है, कुछ चीज़ों में अंतर है। तो जो चीज़ें हैं आप थोड़ा सा डीप पढ़िए, क्योंकि जो पीजीटी टीजीटी का एग्ज़ाम का पैटर्न है वो यूजीसी नेट के अनुसार पेपर हो रहा है। जैसे कि उसमें कथन कारण से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 4 जो ऑप्शन दे देते हैं मैचिंग करने के लिए, उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको डीपली नॉलेज होना चाहिए। तो सारी चीज़ें के एक एक करके सारा कंबाइंड नोट्स मैं आपको भेज दूँगी। आपको सिर्फ वाईटी पे मैसेज करना है कि मतलब होम साइंस का जो भी बच्चा हो वाईटी पे मैसेज करें। हम लोग सेपरेट ग्रुप बनाएंगे, उस पर सारे वीडियो, जितने भी लेक्चर हैं, वीडियो हैं, जितने भी पीडीएफ नोट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपके लिए बेनिफिट रहेगा, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, भेजी जाएंगी। तो आप चाहे प्रिंटेबल फॉर्म प्रिंट निकाल लीजिए, उससे जो इम्पोर्टेंट लगे आपको, जैसे कि ईयर है, नाम है, और कुछ डिफिनीसन है, ग्रास एवं कैंडल के अकॉर्डिंग डिफिनीसन है, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछी जाती है, तो आप उसको एक लाइन पे लिखते चलिए साथ के साथ। जैसे पीवाईक्यू करा रही हूँ, तो जो पीवाईक्यू में भी जो 4 ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन हम लोग क्लियर करते हैं एक एक करके। तो जो भी नोट इम्पॉर्टेंट आपको लगे वो आप नोट करते जाइए, उसके नोट्स उसके भी बनाते चले जाइए, तो साथ के साथ चीज़ें हो जाएंगी। जैसे कि 90 क्वेश्चन आएंगे टीजीटी पीजीटी में, 30 क्वेश्चन आपका आएगा जीएस जीके का, तो साथ में साथ जीके जीएस को भी लेके चलिए। डेली का करंट अफेयर्स पढ़िए, डेली की चीज़ें। यूपी से भी एक टॉपिक आता है उसमें जीएस जीके में, उसकी भी आप एक बुक ले लीजिए, जैसे केवीएस मदान की बुक है, मैंने बताई थी, वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। जो उसकी लैंग्वेज है काफ़ी इजी दिया हुआ है, पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है, तो आपको पढ़ने में ईजी लगेगा। सारी चीज़ें आप क्लियर कर लीजिए, जो जो पढ़ते चलिए। हम लोग कोशिश करेंगे सारा सिलेबस हम लोग जल्दी से कवर करा लें, ताकि आपको 15 से 20 दिन 25 दिन का जो भी टाइम है वो आपको मिल सके रिवीजन के लिए, क्योंकि 20-25 दिन पहले सारा सिलेबस कंप्लीट होना ज़रूरी है, नहीं तो रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो आपको रिवीजन भी साथ के साथ डेली जितना भी आप पढ़िए, डेली भले 1 घंटा 2 घंटा जो भी आप पढ़ें, डेली पढ़ें, वो आप रिवीजन ज़रूर करें। डेली ज़रूर नहीं कि आप 4 घंटे 5 घंटे की क्लास देख ली, 4-5 घंटे क्लास देखने का कोई मतलब नहीं है। आप थोड़ा पढ़िए, लेकिन आप उसको रिवीजन ज़रूर करिए। जब रिवीजन करते हैं तभी वो चीज़ें याद रहती हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो आप मुझे वाईटी पे या टेलीग्राम पे
टेलीग्राम पे मैसेज करिए। हम लोग होम साइंस के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका अलग ग्रुप बना के हम लोग अलग तैयारी करेंगे अपनी। आई थिंक चीज़ें समझ गए होंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे होम मैनेजमेंट, हम लोगों को ख़त्म हो जाएगा। हम लोग फिर अपनी 3rd यूनिट स्टार्ट कर देंगे। साथ के साथ हमें फिजियोलॉजी और हेल्थ भी लेके चलना है, वो भी एक टॉपिक है, टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है। फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे ताकि हम लोगों का जल्दी से सिलेबस 20 से 25 दिन पहले हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ताकि रिवीजन आप इजीली और आराम से कर सकें। आई होप समझ गए होंगे, चीज़ें समझ में आ रही हैं और चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप एक बार लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो बेल आइकन है उसको एक बार आप प्रेस कर लीजिए। हम लोग बहुत ही जल्द लाइव सेशन यानी कि लाइव क्लासें स्टार्ट करेंगे, लाइव पढ़ेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं, जो भी हों आपके, तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं, टाइम मैनेजमेंट से स्टार्ट करेंगे। होम मैनेजमेंट हम जल्दी ख़त्म कर देंगे, जो भी इम्पॉर्टेंट है सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हम लोग कवर कर लेंगे। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।